एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक सेट नंबर 9 तक डील कर लिया है इस बुक से, है ना। ये है घटना चक्र ने स्पेशली बुक निकाली है बिहार दरोगा प्री 2021 के लिए। ठीक है, आज का जो हमारा ये वीडियो होगा ये होगा पॉलिटी के ऊपर, और इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का। इसका एक और पार्ट आ चुका है पहले ही, जो कि है सेट नंबर 7। अगर वो नहीं देखा आपने वो देखें, ठीक है। उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, उसमें मैंने बताया था कि ये 2 पार्ट में वीडियो बनेगा। तो पहला पार्ट वो है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर कराए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थोड़े बहुत नहीं हैं, थोड़ा उनकी संख्या ज़्यादा है, और वहीं सारे आर्टिकल्स आपको कवर कराए जा रहे हैं जो एग्जाम रेलिवेंट है। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप डेफिनेटली देखें, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जरूर देखें, फिर ये वाली वीडियो देखें प्रैक्टिस सेट नंबर आज का 10, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर है। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो हमने 116 तक 115-16 तक हमने प्रीवियसली आर्टिकल्स सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। 100 आर्टिकल नंबर 112 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और 112 के बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट है वो 117 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं। देखिए 117 में क्या बोला जा रहा है, ये वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 117 में हमें ये पढ़ने मिलता है वित्त विधेयकों के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंटली और बिल्कुल एकदम स्पेशल टाइप का इसमें क्राइटेरियाज हैं जो कि 117 में हमें पढ़ने मिलता है। आर्टिकल 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ठीक है। अगर यहाँ 122 में ये कहा गया और ये छूट दे दिया गया है कि न्यायालय द्वारा अगर संसद की कोई कार्यवाही होती है, संसद में कुछ संसद द्वारा कोई कार्यवाही अगर की जाती है, तो वो जो है न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 122 में ये साफ साफ कहा गया है। इसी के तहत इसको छूट मिली हुई है, किसको, हमारे पार्लियामेंट को। आर्टिकल 123 ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अंडरलाइन यहाँ पे किया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, देखिए संसद के जो विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि ऑर्डिनेंस, सीधे सीधे ये समझ जाइए, ऑर्डिनेंस जारी करने की ये शक्ति राष्ट्रपति को। ये जो क्वेश्चन आता है ऑर्डिनेंस जारी करने का जो है ना, संसद के विश्रांति काल मतलब जब संसद स्थगित हो, नहीं चल रहा हो, उस टाइम में जो है राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं और किसी भी टाइप के कानून को लागू कर सकते हैं। आर्टिकल 124 ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से रिलेटेड इसमें बातें कहीं कहीं है। 129 देखते हैं, आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये साफ साफ कहा गया आर्टिकल 129 में कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये साफ कहा गया है। आर्टिकल 137 देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय की पुनराविलोकन यानी रिव्यू की शक्ति, ठीक है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यहाँ बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट्स जैसे कि मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, अगर इसमें कोई भी केसेस होती हैं, मतलब ठीक है, कोई भी अगर इस कोर्ट में अगर जो वर्डिक्ट आ गया उसके अगेंस्ट अगर आप किसी कोर्ट में अपील कर सकते हो, वो कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इन सब से हारने के बाद भी लोग बोलते हैं ना, अभी हमारे पास एक आशा है, एक उम्मीद है, वो है कौन, तो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें लोग अपील करते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही कोई भी वर्डिक्ट और कोई फैसला दे दिया, फिर तो भाई इसके ऊपर कोई भी नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इकलौते राष्ट्रपति साहब है, जो कि अगर फांसी की भी सजा हुई है तो उनके पास ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं। लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, काफी सारी उसमें सिनारियोज देखी जाती हैं। चलिए आर्टिकल 143 देखते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये बहुत बार, ये पता नहीं क्यों एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये वाला आर्टिकल, ये वाला और 123 ऑर्डिनेंस वाला, ये दोनों काफी पसंद है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान रखें। आर्टिकल 143 के तहत इसी यही वो आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को ताकत देती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, किसी भी कानूनी मुद्दे के ऊपर कानूनी सलाह ले सकते हैं। आर्टिकल 148 देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति इसी के तहत होती है 148 के तहत। आर्टिकल 155 देखिए इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत होती है। आर्टिकल 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। यहाँ पे देखिए राज्यपाल के पावर की बात हो रही है कि राज्यपाल जो है क्षमा कर सकता है कुछ मामलों में, है ना। अगर किसी को सजा हो गई है तो कुछ मामलों में उस सजा को राज्यपाल क्षमा कर सकता है, ठीक है। दंडादेश जो है उसको निरस्त कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, अगर बहुत लंबा सजा है तो उसको शॉर्ट कर सकता है। ये सारी शक्तियां जो राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत दी गई है। 164(1) देखिए राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये 164 है, 164(1) के तहत यहाँ पे दी गई है। 165 देखते हैं, 165 में राज्य का महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत
होती है, ध्यान रखें इस बात का। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सुजन, ये जो है 169 के तहत होता है। राज्यों में विधान परिषद का उत्सादन या सुजन, यानी कि इसमें विधान परिषदों का सुजन करना, बनाना। आर्टिकल 174, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडलों के समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, ये 174 के तहत राज्यपाल को दिया गया है कि उस समय समय पर सत्र वो बुला सकते हैं विधानमंडल के, और उसका सत्रावसान कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको विघटित कर सकते हैं, ठीक है, उसको, ठीक है। ये जो है राज्यपाल की शक्ति है 174 के तहत। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना है, या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये जो है आर्टिकल 200 है। देखिए होता क्या है, कोई भी ऐसा विधेयक है जो विधानमंडल में पारित हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद वहां से पारित होने के बाद ये राज्यपाल के पास आता है। जब राज्यपाल उस पर साइन कर देंगे, ठीक है, तब जाके ये कानून बनेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे विधेयक होते हैं जो राज्यपाल को लगता है नहीं ये जनमानस के लिए ठीक नहीं है, या इसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमियां हैं, तो जैसे राष्ट्रपति कैसे किसी भी अध्यादेश, जब वो कोई भी जब पास होता है संसद में, कोई भी कानून बन के जो आर्टिकल जो पास होता है, ठीक है, अध्यादेश जब पास होता है, जब राष्ट्रपति के पास आता है साइन के लिए, तो उनको लगता है इसमें कुछ कमियां हैं, तो वो बोलते हैं ना भाई इसको एक बार जांच कर लीजिए, दोबारा से वो भेज देते हैं। जब दोबारा से जांच करने के बाद आता है तो फिर वो जो है वो बाध्य है फिर उसको उन पर साइन करना होता है, लेकिन फिर वो उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रख सकते हैं, वीटो पावर का इस्तेमाल करके, पॉकेट वीटो, है ना। आप ये पढ़े होंगे, अगर प्रेसिडेंट वाला चैप्टर अगर हमने जो पढ़ा है, आपने वो पढ़ा है, तो आपको डेफिनेटली याद होगा। बिल्कुल उसी तरह राज्यपाल के पास भी ये शक्तियां होती हैं, तो वो इसको रोक सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि भाई इसको आप जाके जांच करके लाइए, इसमें कुछ कुछ कमियां मेरे को लग रही हैं, वो जांच करके लाएंगे। दूसरी बार जो लाएंगे, दूसरी बार भी अगर वैसे इनको कुछ कमी लगी, तो अब जो है इनके पास ये शक्ति नहीं है कि वो उनको बोल देंगे दोबारा जाओ भाई तुम दोबारा ये चीज जांच करके लाओ। अब ये कैसे इसको रोक सकते हैं, तो वो बोलेंगे देखिए हमको जो है अभी हम थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं है इसमें, हमको प्रेसिडेंट साहब से अनुमति लेनी होगी, तो जब तक के लिए अभी ये हम रखने दीजिए मेरे पास, हम प्रेसिडेंट को भेजेंगे। तो ये बोल के इसको अपने पास रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है, ताकि वो राष्ट्रपति से इस पे अनुमति ले सके। आर्टिकल 201 क्या है, देखिए राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, यही आर्टिकल 201 के तहत बोला जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई भी विधेयक को अपने पास रिजर्व रख सकता है। आर्टिकल 213 देखिए, ब्लैक एकदम डार्क ब्लैक करा रखा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी राज्यपाल को भी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। देखिए प्रेसिडेंट 123 के तहत जारी करता है और राज्यपाल 213। देखिए यहाँ पे देखिए नंबर ही बिल्कुल उल्टा है, 123 प्रेसिडेंट और 213 क्या बोलते हैं गवर्नर, ठीक है ना, 213 गवर्नर, 123 प्रेसिडेंट। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, याद कर लेना आप लोगों को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है 123 के तहत, और जो गवर्नर है जारी करता है 213 के तहत, यानी 213 के तहत, ठीक है। 214 देखते हैं क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ये जो है आर्टिकल 214 में कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 215 ये क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये आर्टिकल 215 में साफ साफ कहा गया है। आर्टिकल 216 देखते हैं, उच्च न्यायालयों का गठन, ये आर्टिकल 216 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 217 देखिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें, ये आर्टिकल 217 में ये कहा गया है कि उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी और उन पद की क्या शर्तें हैं, कि जो उस शर्त को पूरा करेगा वहीं उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। ये आर्टिकल 217 में कहा गया। 226 देखते हैं आर्टिकल, देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय है ना, हाई कोर्ट, यहाँ हाई कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट की रिट्स जारी करने की शक्तियां ये 226 के तहत हाई कोर्ट को दी गई है। इसी के तहत हाई कोर्ट जो है रिट्स जारी कर सकती है। रिट्स कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कमेंट करके आपको बताना है कौन कौन से हैं वो रिट्स, ठीक है। आर्टिकल 231 देखिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, यह आर्टिकल 231 में कहा गया है। आपने ये देखा होगा आज के टाइम में हमारे कंट्री में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट्स तो 28 हैं, और यूनियन टेरिटरीज उनकी बात की जाए तो वो 9 है। तो अब 25 को हाई कोर्ट है, 28 को स्टेट है, ऐसे कैसे होगा। तो बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिनका मतलब एक ही हाई कोर्ट जो है ना 2 स्टेट्स को डील करते हैं, एक हाई कोर्ट 2 स्टेट और 1-2 यूनियन टेरिटरीज को भी डील करते हैं, तो ऐसे काफी सारे हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ आर्टिकल 231 में कहा गया है कि एक ही हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों का जो है उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। आर्टिकल 233 में क्या कहा गया, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल 233 में ये कहा गया है ना। देखिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आर्टिकल 239 क,
ठीक है। इसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, ठीक है। दिल्ली को जो है राजधानी का दर्जा दिया गया, तो इसी के तहत दिया गया आर्टिकल 239 के तहत। आर्टिकल 241, अनुच्छेद 241, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना, ये जो है 241 में कहा गया है। अनुच्छेद 243 ख, पंचायतों का गठन, ये पंचायतों का जो गठन हुआ है 243 ख के तहत हुआ है। 243 झ की बात करें तो उसमें पंचायतों के वित्तीय मामले पर सिफारिश, ये जो है आर्टिकल 243 झ के तहत पंचायतों के वित्तीय मामलों की सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं पंचायतों के वित्तीय मामले पे सिफारिश या सुझाव के लिए। आर्टिकल 243 ट की बात करें तो पंचायतों के लिए निर्वाचन इसी के तहत होता है। पंचायतों में जो इलेक्शंस होते हैं वो 243 ट के तहत होते हैं। अनुच्छेद 243 थ, ये नगर पालिकाओं का गठन, यहाँ पे ये कही गई है कि नगर पालिकाओं का एक गठन होगा हर पंचायत में, ठीक है, सॉरी हर नगरों में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 243 य। अनुच्छेद 243 य की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 243 य आखिर क्या है, देखिए तो ये क्या है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, ये अनुच्छेद 243 य क में कहा गया। अनुच्छेद 243 य घ, ये जिला योजना के लिए समिति का गठन, यहाँ पे ये कहा गया साफ साफ। अनुच्छेद 243 य झ, यह सहकारी समितियों का निगमन, इसमें साफ साफ कहा गया है, इसकी गठन की बात की गई है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 में क्या है, देखिए राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये 249 में कहा गया है। आर्टिकल 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभाव करने के लिए विधान, ये आर्टिकल 253 के तहत ये साफ साफ कहा गया है। 262 देखते हैं, अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णयन। 262 देखिए, आपने देखा होगा कर्नाटका और उधर जो तमिलनाडु है, ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु में जो है ये हमेशा जो है कृष्णा नदी को लेके, है ना, कृष्णा नदी को लेके काफ़ी ज़्यादा जल विवाद होते रहता है। तो ये 262 ही वो आर्टिकल है जिसके तहत जो है इन अंतर्राज्यीय यानी कि इंटरस्टेट जो रिवर, जितने भी रिवर्स के जो वाटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वाटर रिलेटेड ट्रीटियां हैं, उनके विवादों का निर्णयन जो है ये 262 के तहत ही ये कोर्ट करेंगी, ठीक है। आर्टिकल 263, ठीक है, अनुच्छेद 263, अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध, ये आर्टिकल 263 में साफ साफ कहा गया। अनुच्छेद 266 की बात करते हैं, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान, ये 266 में कहा गया है। आर्टिकल 267, भारत की आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड, इसकी बात की गई है कि भारत में एक आकस्मिक निधि होगा जिसका मतलब जो है इमरजेंसी के टाइम पे या जब ऐसा कुछ माहौल बने तो उसमें से इस्तेमाल किया जा सके। आर्टिकल 280, देखिए इसमें वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन का बात किया गया है। आर्टिकल 300 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 300 का, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। ये जो है देखिए 300 का, यही जो है ना संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, तो अब 300 का के तहत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना, साफ साफ यहाँ लिखा गया है। आर्टिकल 312, अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि जितनी भी हमारी जो संस्थाएं हैं, है ना, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एसएससी हो गया, उसके बाद सीटेट, ये वो जितने भी हो गए, तो ये अनुच्छेद 312 के तहत ये सारे अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम वगैरह है ये सब इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। आर्टिकल 315 की बात करें, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, देखिए अब ये 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, और 312 के लिए अखिल भारतीय यानी कि टोटल यूपीएससी वगैरह सब हो गया, ये सब इसी के तहत आ गए। और सारे मतलब इंडिया लेवल की जो एग्जाम्स होती हैं ये इसके तहत ये कंडक्ट करवाएंगे। आर्टिकल 312 के तहत ही ये कहा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 324, देखिए अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीन निर्देश और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये 324 में साफ साफ कहा गया है कि निर्वाचनों के अधीन निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में के पास ही ये सब होगा। आर्टिकल 326, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये 326 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के लिए जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा। वयस्क अधिकार मताधिकार मतलब क्या, जो हमारे जो
कानून में जो कहा गया है कि जो मिनिमम एज है वोटिंग की वो 18 ईयर्स है ना, तो 18 ईयर्स वाले बंदे या उससे ऊपर वाले बंदे ही कर सकते हैं, उससे नीचे वाले नहीं कर सकते। यही है वयस्क मताधिकार। चलिए 330 देखते हैं। आर्टिकल 330, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। लोकसभा की बात हो रही है, यहाँ पे सीटें रिजर्व्ड होते हैं, है ना, SC ST के लिए, तो ये आर्टिकल 330 के तहत ये सीटें रिजर्व करी गई हैं। आर्टिकल 331 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। तो इसमें क्या है, लोकसभा के आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, इसके द्वारा ये निरसन का प्रावधान यानी कि ये खत्म कर दिया गया। ध्यान रखें इस बात को। तो आंगल भारतीय समुदाय जो थे, इनका जो प्रतिनिधित्व होता है लोकसभा में, ये अब खत्म कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो हुआ था उसके तहत ये हटा दिया गया। 332 देखते हैं। आर्टिकल 332, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि ST SC इनके लिए जो है राज्यसभा में, है ना, ये राज्यसभा की बात हो रही है। ऊपर हमने लोकसभा पढ़ा 330, अब यहाँ 332 में हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात हो रही है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 333, राज्यों की विधानसभा में आंगल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था, इसके तहत यहाँ से भी ये खत्म कर दिया गया आंगल भारतीयों का जो चीजें हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके तहत ही इसका गठन हुआ। आर्टिकल 338 का, इसके तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ। ठीक, आर्टिकल 338 का के तहत। अब बात करते हैं आर्टिकल 340, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आर्टिकल 340 के तहत हुआ है। अब 343 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। ठीक है, 343, आर्टिकल 343 के तहत संघ यानी कि सेंटर की, है ना, राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित कर दी गई आर्टिकल 343 के तहत। अनुच्छेद 344, राज्य भाषा आयोग, ये 344 के तहत इसका गठन हुआ, राज्य भाषा आयोग का। अब आर्टिकल बात करते हैं 350 क की, इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। ये जो है 350 क के तहत ये प्रावधान किया गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन जो हमारा होता है 1 to 5, इसमें जो है हमारे मातृभाषा में हिंदी में ही जो है एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए सरकारी स्कूलों में। ये आर्टिकल 350 क के तहत ये फिक्स किया गया। आर्टिकल 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध या जब बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हमारे अंदर यानी इंटरनल मैटर कुछ हो, उसकी अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा ये की जाएगी। आर्टिकल 352 जो इमरजेंसी इसी के तहत लगा था। ठीक है, इसके तहत 3 बार इमरजेंसी भारत में डिक्लेयर किया जा चुका है, ध्यान रखें इस बात का। आर्टिकल 356, ये भी देखिए, ये भी इमरजेंसी ही है। इसमें इमरजेंसी किस टाइप का इमरजेंसी है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। तो बेसिकली यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो हम बोलते हैं ना, जो मतलब जैसे कि अभी एज एग्जांपल जैसे बंगाल में भी काफी ज्यादा विद्रोह चल रहा है, उपद्रव वहां मच रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वहां संवैधानिक तंत्र बिल्कुल ही विफल हो चुका है, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मतलब सीधा सीधा वहां पे राष्ट्रपति का नियंत्रण होगा, उनके एजेंट जो वहां बैठे हुए हैं, कौन है एजेंट, गवर्नर साहब, उनके अंतर्गत सारा का सारा वहां पे फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलेगा। आर्टिकल 360, ये भी एक हमारा जो है इमरजेंसी का एक्ट है। ये वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने का प्रावधान है। ध्यान रखें, ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में आज तक एक बार भी नहीं लगा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और 356, ये जो स्टेट की इमरजेंसी की बात करें तो ये भाई 100 से भी ज़्यादा बार लग चुका है पूरे इंडिया में। ठीक है, अगर खाली बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 बार बिहार में ही ये इमरजेंसी लग चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 368 की बात करते हैं हम। तो अनुच्छेद 368 क्या है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, यही है आर्टिकल 368। इसी के तहत कानून में बार बार फेरबदल होता है, संशोधन किया जाता है कानून में। ठीक है, इसी के तहत संसद में जो है संविधान में विधेयक लाके संशोधन किया जाता है कानूनों में, और इसी के तहत आपने ध्यान दिया होगा आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया गया, खत्म किया गया इसी के तहत। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पॉलिटी का पार्ट 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया। वीडियो का सलाह कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करके अपने अटेंडेंस को डेफिनेटली दर्ज करें, शेयर जरूर करें वीडियो को। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।